Easy Chemistry Coaching Classes by Ratna Agrawal. चैनल इजी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास का सेकेंड यूनिट का वह चैप्टर जो 9 to 12 तक इम्पोर्टेंट है। अगर ये कोई देख ले तो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। हम इसके थ्रू आगे भी मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो हम इसमें सबसे पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कैथोड किरण, कैथोड रेस, है ना, परमाणु संरचना का जो फर्स्ट टॉपिक है। तो इस जो कैथोड रेस है, इसकी जो डिस्कवर है वो इन 1879 में विलियम्स क्रूकर्स जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। इन्होंने एक रिसर्च की थी, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये एक जैसे हमारा ट्यूबलाइट होता है वैसी एक रॉड है, डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है, ग्लास की ट्यूब है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक साइड कैथोड रोड और एक साइड एनोड रोड को लगा दिया और इसे एक हाई वोल्टेज के थ्रू जोड़ दिया। ये वैक्यूम पंप के थ्रू इसके अंदर जो भी गैसेस थी उनको बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से जो ये ग्लास ट्यूब है, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब कहलाती है। तो इन साइंटिस्ट ने अपने प्रैक्टिकल में क्या किया कि एक कैथोड रोड और दूसरा एनोड रोड एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब में लगाई और उस एक्सपेरिमेंट में देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है और हाई वोल्टेज इसमें प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ से निकलती हुई कुछ रेसेस कहाँ एनोड की ओर जाती हुई दिखाई देती है, मूव करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर इन्फ्लोरेंस होता है, चमक दिखाई देती है, जिससे ये प्रूव होता है कि जैसे हाई वोल्टेज डाला गया है, इसको दिया गया है, तो कैथोड किरण से, कैथोड जो रोड है नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई रोड होती है, इससे निकलने वाले कुछ रेसेस क्या होते हैं, कैथोड टू एनोड की ओर मूव हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल, जो रेस है वो कहाँ कैथोड से निकल के एनोड की ओर मूव हो रही है, इसलिए इस जो रेस है उसका नाम कैथोड रेस रखा गया। तो कैथोड रोड से जो रेसेस है वो एनोड रोड की ओर जा रही थी, तो उन रेसेस को उन्होंने कैथोड रेस कहा। तो हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि कैथोड रेस क्या है, ऐसी रेस जो डिस्चार्ज ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में एनोड, कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रही है, जा रही है, उसे कहते हैं कैथोड रेस कहते हैं। तो आपको समझ में आया। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें हिंदी में, अगर देखना है तो ऋण आवेशित कण से, यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो कैसे हैं, ऋण आवेशित कण है। तो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनने वाली किरण जो कैथोड से एनोड की ओर जाती है उसे कैथोड किरण कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसको देखते हैं तो इंग्लिश में क्या होगा इसकी डेफिनेशन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड दिस विच रेज इज मूव्ड कैथोड बाय एनोड, दिस कॉल्ड रेस इज कॉल्ड कैथोड रेस। क्लियर। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज बोले या कैरेक्टर्स बोले, है ना, या उनके हम गुण देखेंगे कि कैथोड रेस में कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी या गुण है वो क्या है, कैथोड रेस ट्रेवल अ स्ट्रेट लाइन। जब जो कैथोड रेस है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, यानी कैथोड रेस सीधी रेखा में गमन करती है। पहला कैरेक्टर से इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ऑब्जेक्ट लगाने पर इसका यहाँ पर क्या बनने लगा, शेडो। जैसे ही स्ट्रेट लाइन पे उसकी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो यहाँ पर क्या बनने लगती है, शेडो बनने लगती है, जिससे ये प्रूव होता है कि कैथोड रेस सीधी रेखा में गमन करती है। सेकंड पॉइंट है कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज, है ना। जो कैथोड रेस है वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ से मूव हो रही है, कैथोड से एनोड की ओर मूव हो रही है। तो इनमें जो चार्ज होता है वो नेगेटिव पार्टिकल्स का होता है, इसलिए इनको कहा जा रहा है कि कैरी द नेगेटिव चार्ज। मतलब कैथोड रेस अपने साथ नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश को लेकर गमन करती है। यहाँ पर हम अगर एनोड को लगा दें तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेस उसकी ओर मूव होने लगती है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि ये किस पार्टिकल से बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल्स या नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि कैथोड रेस आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मतलब कैथोड रेस जिन पार्टिकल से बनी हुई है उनमें मटेरियल है। वहाँ पर मटेरियल, अगर यहाँ पर हम एक क्या लगा दें, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दें जो घूमता है ना, तो यहाँ पर वो जैसे हम लगाएंगे तो ये कैथोड रेस में पड़ती है, तो टकराने से वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, घूमने लगता है।
जिससे ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट। जब कैथोड रेज जैसी क्या होती है कि कैथोड रेज में जैसी प्रोड्यूस्ड होती है तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब गर्माहट आ जाती है। तो जो टेस्ट ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब है वो चारों तरफ से चमकने लगती है और इसमें इनको छूने पर ये क्या दिखाई देती है, गर्म लगने लगती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज में हीटिंग प्रोड्यूस्ड हो रही है। फिर फिफ्थ पॉइंट जो आ रहा है, दिस रेस अफेक्ट द फोटोग्राफी प्लेट। अगर हम इस रेस के मिडल पॉइंट में अगर यहाँ पर हम फोटोग्राफी प्लेट को लगा देते हैं तो उस फोटोग्राफी प्लेट से जैसे ये टकराएगी तो जिस जिस जगह पे टकराएगी वहां पर कुछ डार्क स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड कर देता है, मतलब धब्बे उत्पन्न कर देगा। तो जिससे ये प्रूव होता है कि ये जो फोटोग्राफी प्लेट है वो जो रेस है वो फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट कर रही है। फिर दिस रेज आर प्रोड्यूस्ड एक्सरे रेज। एक्सरे रेज को सब जानते हैं। तो इस जो कैथोड रेज है उससे एक्स रेज बनती है। तो कैसे बनती है, जब हम कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली, मतलब अधिक कम ताप पर जो गल जाती है उन धातुओं पर, जैसे टंगस्टन, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम और कॉपर, जब इन पे कैथोड रेज को हम कैथोड रेज पड़ती हैं तो इनमें से जो रेज होती है वो एक्स रेज उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इसी तरीके से नोट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इन पॉइंट्स को हिंदी में जो मैंने समझाया उस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक पे चलते हैं। तो कैथोड रेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटम की संरचना। तो ये बहुत सारे मॉडल पर आधारित है बट हम ये बेसिक के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कि जो एटम या परमाणु होता है वो एटम या जो परमाणु है वो क्या है, बहुत छोटा है, एक पार्टिकल्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस, जो परमाणु होता है उसके मध्य का जो भाग होता है या एटम का जो मध्य भाग होता है, मिडल पॉइंट, वो बहुत हेवियर मास वाला होता है। इस पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट दो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यहाँ पर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो पार्टिकल्स होता है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। इसका जो इसकी जो खोज है रदरफोर्ड ने 1886 में की थी। इसका जो वेट होता है वो 1.672 × 10⁻⁻27 होता है। इसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटॉन की हो गई है और प्रोटॉन हुआ। दूसरा जो पॉइंट है न्यूक्लियॉन्स का वो न्यूट्रॉन कहलाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, बट कहने का मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसमें जीरो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है कहने का। इसकी जो डिस्कवर है वो 1932 में चैडविक साइंटिस्ट ने की थी। इसका जो वेट होता है वो 1.674, इसका 672 और इसका 674 × 10⁻⁻27। ये दोनों जो वेट है वो ग्राम यूनिट में है। क्लियर? इसको जो इसमें जो इसे स्मॉल एन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं हम जब भी, और इसमें जो होता है चार्ज होता है वो 0 होता है। तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियस देखा कि जो परमाणु का मध्य भाग होता है वह न्यूक्लियस कहलाता है। वहाँ पर दो प्रेजेंट पार्टिकल्स न्यूक्लियंस कहलाते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन से पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस क्या है या नाभिक क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, तो परमाणु का वह भाग जहाँ पर मध्य भाग जहाँ पर न्यूक्लियस, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, यहाँ पर हेवी मास होता है, उस पार्ट को न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। अब जैसे प्रोटॉन के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण होते हैं जिनकी खोज रदरफोर्ड ने 1886 में की थी। इसका द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 ग्राम में होता है। इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट
करते हैं। ये प्रोटॉन की डेफिनेशन हो गई। अगर न्यूट्रॉन की डेफिनेशन बोली जाए तो न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु के केंद्र में या एटम के नाभिक में उपस्थित वह पार्टिकल्स है, वह कण है जो न्यूट्रल होता है, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसकी जो डिस्कवर है चैडविक ने 1932 में की थी। इसका जो मास होता है वो 1.674 × 10⁻⁻27 ग्राम में होता है। इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरीके से इनका डिस्क्रिप्शन हो गया, जो आप नोट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। इसके बाद हम देखेंगे ठीक है। आप देखिए, हमने न्यूक्लियस समझ लिया। अब न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंडिंग या वृत्ताकार पथ में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ठीक है। इन ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनको नंबर ऑफ एन, मतलब जो ऑर्बिट है उसको हम रिप्रेजेंट एन से करते हैं, है ना। एन यहाँ इक्वल टू 1 2 3 ऐसा हो सकता है। मतलब एन इक्वल टू यहाँ 1 पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, कैपिटल इंग्लिश लेटर KLM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर KLM ऐसे रिप्रेजेंट करते जाते हैं। ये क्लियर हुआ, ये ऑर्बिट है ना। अब ऑर्बिट में ऐसा प्लेस, यहाँ सभी जगह तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट पर्टिकुलर वो प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता ही है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होने की संभावना अधिकतम होती है, उस स्थान को ऑर्बिटल या सबसेल कहते हैं। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 टाइप, मोस्टली 4 टाइप के होते हैं, S, P, D और F। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर प्रेजेंट होते हैं, मतलब होने की संभावना अधिकतम होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इनमें। इसकी जो डिस्कवर है 1911 में जे थॉमसन ने की थी। इसका जो मास होता है वो 9.109 × 10⁻⁻31 ग्राम होता है। इसे स्मॉल लेटर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन ये आया कि ऑर्बिट क्या होता है या सेल क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि परमाणु, आप कह सकते हो कि एटम के नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 या n इक्वल टू K11 से प्रदर्शित किया जाता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं वो 2n2 के नियम से जाते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे। 2n2 का नियम से इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर अगर ऐसे कोई ने बोला कि ऑर्बिटल क्या है, तो नाभिक परमाणु के न्यूक्लियस के चारों ओर वह प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उस स्थान को ऑर्बिटल कहते हैं। ये मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं, S, P, D और F। यहाँ पर S ऑर्बिटल देखेंगे हम। S ऑर्बिटल में एक ऑर्बिट होता है, P ऑर्बिटल में 3 होते हैं, D ऑर्बिटल में 5 होते हैं और F ऑर्बिटल में 7। ये 7 ऑर्बिट्स बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, है ना। तो S, P, D और F, जिसे हम आगे की वीडियो में डिटेल्स के रूप में देखेंगे। अभी मैं इतना ही समझा रही हूँ उनके बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर बताइए, तो हम इस स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही इनका अंतर समझ लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का तो सबसे पहला जो अंतर है उनकी पोजीशन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु में के चारों ओर ऑर्बिट में उपस्थित होता है। फिर जो प्रोटॉन हुआ उसमें पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसको खोज जिसने डिस्कवर किया था जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, रदरफोर्ड परमाणु के, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक हुए। फिर इनका जो मास है वो डिफरेंट है, तो इस तरीके से यहाँ मैंने रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल पी से और स्मॉल एन से। तो इस तरीके से हम उनमें डिफरेंट बता सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो आपके परमाणु की संरचना को प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ लिया। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप परमाणु संरचना का, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? परमाणु
संख्या, एटॉमिक नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। तो जो परमाणु नंबर्स, ये परमाणु संख्या हम इससे पहले की वीडियो में देखे थे कि कार्बन 14 का जो मास होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, बट हमको परमाणु संरचना पर उसके आधार पर समझना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे परमाणु में या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जितने नंबर प्रेजेंट होंगे वो उसकी परमाणु या एटॉमिक नंबर्स कहलाता है, इसे जेड से दर्शाते हैं। फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास होता है परमाणु भार, है ना। परमाणु भार क्या होता है, तो परमाणु भार नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब नाभिक में उपस्थित सभी कण, तो नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो टोटल नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा, जिसे हम ए से दर्शाते हैं, है ना, कैपिटल ए से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि जैसे कि रिप्रेजेंट करने, कोई भी परमाणु को रिप्रेजेंट हम एक्स से कर रहे हैं, तो एटॉमिक जो नंबर है वो नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक जो मास होता है वो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। इसे हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे सोडियम हुआ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका जो मास होता है वो 23 होता है। तो इसके इस सिंबल, इसके हम थ्रू क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या है 11 और मास हो जाएगा इसका 23। ये हमको दिया है, हम इसके थ्रू अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सोडियम ने देखा, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 दिया हुआ है। हमें कोई क्वेश्चन दे देगा कि इसमें इतने, इसका परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर वो 11 है और एटॉमिक मास 23, तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो आपको डेफिनेशन के थ्रू पता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, क्लियर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो भी क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी 11 होंगे। अब हमें उसके नंबर ऑफ क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि जो परमाणु का मास होता है ना, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम उसको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, मतलब हमारा ए इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन को हम इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर्स। तो हमें यहाँ पर पता है कि एटॉमिक मास क्या है 23, तो हम 23 माइनस न्यूट्रॉन नंबर क्या है, यहाँ प्रोटॉन नंबर क्या है 11, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन का नंबर जाएगा वो 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ, मतलब हमें ये पता है, हमें ये ऐसा दे दिया गया है कि आपको इसमें से एटॉमिक नंबर दिया है, आपको मास दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको फाइंड करना है कि कितने हैं। तो आपको देखना है कि जो परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसको देखकर समझ जाएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है ना। लेकिन अब हमें को न्यूट्रॉन नंबर्स निकालने, तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो नंबर्स होते हैं वो एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का मिक्स होता है ना, प्लस होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर किसका नंबर निकल जाएगा, न्यूट्रॉन का। एक से क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 17 और एटॉमिक मास होता है इसका 35। क्लियर, 35 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आपको बताना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, एटॉमिक नंबर से देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा 70। क्लियर, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्रोटॉन्स क्या होंगे यहाँ पर 70। क्लियर। अब नंबर ऑफ हमको निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 35 माइनस 70। हमने 35 से क्यों माइनस किया, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर्स को हम मास से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा न्यूट्रॉन के नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 18, यहाँ पर 18 हुआ, यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ 18, मतलब न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हुआ 18। अब हम अगर हमको कोई ने इस टाइप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके ये इसी तरीके से सवाल बनते हैं या आपके क्वेश्चन बनेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होते हैं। अगर हमको यहाँ पर सपोज ये दे दिया होता क्वेश्चंस में, हमें दिया हुआ होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, प्रोटॉन ये और न्यूट्रॉन ये, तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर आपको इस तरीके से इसी को यहाँ पर इस चेंज कर देते हैं हम, ये एक सवाल दे दिया और ये दूसरा दे दिया क्वेश्चन, तो आपको ये तीनों चीज दी और आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा एटम है या इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जो भी एटम्स है उसका एटॉमिक नंबर क्या, मास क्या है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता, हमने जैसे यहाँ सिंबल एक्सप्लेन करने के लिए एक्स लिया, तो यहाँ पर एटॉमिक मास, तो पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका हो जाएगा 11, एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन के नंबर आपके पास है तो आपको पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास, तो हम इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो इसका मास जो निकल जाएगा वो 23 होगा। अब आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर जो हमने लर्न कराए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि 11 पर एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि ये सोडियम है। यहाँ पर आप फाइंड करके बता सकते हैं कि ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और ये 23 है। ये क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से हम इसमें भी देख लेते हैं, हमको ये तीनों चीज पता है लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो हम यहाँ पर भी यही देखते हैं कि प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर एटॉमिक नंबर होते हैं तो 17 एटॉमिक नंबर हो गया, और एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब प्लस कर देंगे तो इसका 35 क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। आपको पता है कि 1 से 30 में 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का, तो यहाँ पर हो गया ये क्लोरीन का सिंबल और ये इसका 35 एटॉमिक मास हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की नंबर को भी फाइंड कर सकते हो और आप उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को भी फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। हमने अभी तक क्या देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर हमने उसका एटॉमिक मास देखा, एटॉमिक नंबर देखा। अब हम नई जो चीज देख रहे हैं वो है आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन होता है वो तीन रूपों में पाया जाता है। आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक, हिंदी में इसको बोलते हैं समस्थानिक, या तो आपको हिंदी में समस्थानिक के नाम से आएगा या आइसोटोप हिंदी में लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आइसोटोप या समस्थानिक जो होता है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन के हम 3 आइसोटोप्स देख रहे हैं यहाँ पर। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पर देखिए सिंबल हाइड्रोजन का सेम है सब में, एटॉमिक नंबर सब में सेम है 1 1 1। तो एटॉमिक नंबर सबके क्या है, यहाँ पर एटॉमिक अगर नंबर देखा जाए Z इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 1 1, और इनका एटॉमिक जो मास है वो क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम। तो जिस भी तत्व के परमाणुओं के जिस भी तत्व के एटम के एटॉमिक मास क्या होंगे, सेम, एटॉमिक मास होंगे डिफरेंट, एटॉमिक मास क्या हो गए, डिफरेंट, और एटॉमिक जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आप एक चीज और यहाँ पर फाइंड करेंगे, गौर देंगे इस चीज को कि यहाँ पर क्या चीज में चेंजेस होने की वजह से हमें आइसोटोप्स मिले हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होगा, इसमें 1 और इसमें 2, मतलब जो समस्थानिक है या पर्यावरण में जो
भी एटमॉस्फेयर में जो भी समस्थानिक पाए जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो समस्थानिक है, अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें तो आप भूल सकते हैं, बट उसका एग्जाम्पल आप माइंड में सेट कर लीजिए कि समस्थानिक मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, इनके सबकी एटॉमिक नंबर 1 1 है और एटॉमिक मास 1 2 और 3 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे तत्व के परमाणु जिनका परमाणु नंबर समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उसे समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं आइसोबार। है आइसोबार, समभारिक। इसके नाम से ही समान समझ में आ रहा है हिंदी में कि समभारिक मतलब भार क्या होंगे? समान। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20, लेकिन एटॉमिक मास सबका कितना है? 40, 40 और 40। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, यहाँ पर वो डिफरेंट हो गया, इनका डिफरेंट, और एटॉमिक जो मास है वो क्या हो गया? सेम। एटॉमिक मास क्या हो गया? सेम। तो यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, 18, 19, 20, और जो इसका मास है वो कितना हुआ? 40, 40, 40। तो इस तरीके से क्या प्रूव हो रहा है कि ऐसे तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें आइसोबार या समभारिक कहते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोन्स। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक मतलब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या सम न्यूट्रॉनिक है ना। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो इसका भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 40, यहाँ पर 50, 16, लेकिन एटॉमिक मास 30, 31 और 32, इनका एटॉमिक मास ये होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट है, बट अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो हमको न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना, मतलब प्रोटॉन नंबर में से हम मास को माइनस कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं तो 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ भी 16, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होगी? समान होगी। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, इज कॉल्ड आइसोटोन। या नंबर न्यूट्रॉन की संख्या समान होने वाले एलिमेंट्स को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब हम इसके बाद देख रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके नाम से भी हमें समझ में आ रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन समान। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मगर यहाँ आयन फॉर्म में बात हो रही है ना। ऑक्सीजन O2, ये आयन्स लिखा है ऑक्सीजन का। फ्लोरीन, सोडियम प्लस चार्ज लगा है, मैग्नीशियम +2 चार्ज लगा है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज लगा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। आपको ये पता है कि आयंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो नेगेटिव आयन बनता है निकलने पर, जुड़ने पर सॉरी इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, यहाँ पर आपका O2 माइनस यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, तो टोटल कितने हो गए? 10। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए यहाँ पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10, 10। यहाँ पर 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। यहाँ पर 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 10। यहाँ पर 13 और 13 में से भी 3 चलेगा तो 10। मतलब यहाँ पर 10-10 का रेशियो आ रहा है किनका? इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए? सभी की सभी सेम हो गए, इसलिए इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो वे एलिमेंट
एलिमेंट्स जिनमें जिनके तत्वों जिनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन सभी के समान होंगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। इस तरीके से आज की हमने वीडियो में ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते क्या है। फिर हमने उसके बाद उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को समझा। फिर हमने देखा कि चार तरीके के एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल्स में समझ लिया है। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके और डिटेल्स में समझेंगे, और कुछ टॉपिक्स हैं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? Please subscribe for notification of next video. Thanks for watching. Thank you so much to everyone.